तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे डेली जीएस वीडियो नंबर 13। इसके बारे में हम जानेंगे। आज हालत थोड़ी सी ऐसी हो रही है जैसे नहाए ना हो, कई दिन से घर में पड़े पड़े हालात ऐसी हो गए हैं सभी के, आपके भी हो गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन एकदम आसान है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। हम बहुत अच्छे जानते हैं कि चार ऑप्शन है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर होगा हमारा प्रस्तावना शायद। आइए लेकिन कुछ डिटेल है, पहले इस डिटेल को कंफर्म कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये तो हुआ आंसर। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो दोनों ही सेम क्वेश्चन हो गए। एक क्या, आत्मा भी कहा जाता है और इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। मात्र एक बार प्रस्तावना में, संविधान 42 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर में? 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो कि किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया था। और इसमें समाजवादी, ये याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके अंदर ये तीन शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं कि इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। फिलहाल क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। कौन से अधिकार के अंतर्गत ये आता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर न लगाएं। ये आता है हमारा शोषण के विरुद्ध में। पर इससे संबंधित कुछ जानकारी है जिसे एक बार हम देख लेते हैं कि क्या जानकारी हमारे पास है। देखिए, शोषण के विरुद्ध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना इस अधिकार के तहत आता है। किसके? शोषण वाले के। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन पर रोक है। किसमें? अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन पर क्या है? रोक लगाई हुई है। अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 21 में। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है, ये आपातकाल की स्थिति में भी व्यक्ति के पास बना रहता है, इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जाता। इससे ये क्वेश्चन भी बनता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है। याद रखेंगे किसमें है? 21 क में शिक्षा का अधिकार। एक है रोजगार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जी के तहत कोई भी व्यापार तथा जीविका चलाने के स्वतंत्र है। मतलब कि 19 जी जो आर्टिकल है उसमें हमें किस चीज की स्वतंत्रता मिली है कि हम कोई भी ऐसा व्यापार कर सकते हैं जो लीगल है। ऐसा नहीं कि इलीगल व्यापार भी कर सकते हैं। अपनी जीविका चलाने के लिए, पेट भरने के लिए कोई सा भी व्यापार हम कर सकते हैं, ये वैलिड होगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। कौन सा आता है? ये 19 जी में ये लिखित है। तो किससे संबंधित था? 14 वर्ष से कम आयु। किसके अंदर आता है? शोषण के विरुद्ध से आता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंगेज खां किस देश का निवासी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान या फिर यूनान। आइए देखते हैं। मंगोलिया का निवासी चंगेज खां था। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? मंगोलिया का। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार 29 टाइम्स, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। बहुत अच्छे से देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार 29 टाइम्स मंगोलों पर आक्रमण को विफल किया था। मंगोलों के जो आक्रमण थे उन्हें क्या करा था? विफल करा था गयासुद्दीन तुगलक ने। कितनी बार? 29 टाइम्स। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन क्या है? चंगेज खां किस देश का निवासी था? ये था मंगोलिया का निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 1 माह, 2 माह, 6 माह या 14 दिन। तो पहले कुछ डिटेल देख लेते हैं। धन विधेयक से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हमारे एग्जाम में अक्सर आती है। पहला है, 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। तो आंसर क्या हुआ? 14 दिन। पर मैं बता दूं, ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है, फिर भी देखते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110, ये याद रखना है। कितने में? 110 के तहत वर्णित है। कि मतलब कि धन विधेयक का जो वर्णन है कौन से अनुच्छेद में है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद नंबर 110 में।
धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। सब थोड़ा सा चेंज करेंगे कि लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक पेश किया जाता है, मतलब कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है। ऐसे नहीं कि पहले आप इसे राज्यसभा में पेश कर दें फिर लोकसभा में हो, पहले किसमें पेश होगा, लोकसभा में, और फिर उसके बाद राज्यसभा में। राज्यसभा में केवल धन विधेयक को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अनुमोदन के लिए मतलब कि सिर्फ औपचारिकता है कि ये लो भैया ये तुम्हारा धन विधेयक आ गया, इस पर तुम्हें साइन करने हैं। अगर वो उस पर साइन करके उसका परमिट देकर नहीं देते हैं तो 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक क्या मान लिया जाएगा, वैलिड मान लिया जाएगा। तो ये सिर्फ क्या अनुमोदन के लिए भेज दे कि भैया लो एक बार देख लो ये है, ऐसा है बस, और इससे ज्यादा कोई रोल इसमें राज्यसभा का रह नहीं जाता। जिसकी सरकार है मतलब लोकसभा, तो इसमें उसकी चलती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जानकारी कौन देगा हमें, लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। फिलहाल आंसर क्या है, 14 दिन। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। जो विषुवत रेखा है, जब हमने ग्लोब को समझा था तब जाना था विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है हमारा, 6 महीने का, 24 घंटे, 12 घंटे या 8 घंटे। तो पहले कुछ डिटेल, 12 घंटे का विषुवत रेखा पर दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो आंसर क्या हुआ, नंबर सी। 21 मार्च और 22 मार्च को विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। ऐसा कौन सा सल्तनत था या सुल्तान था सॉरी, जिसने पहली बार स्थायी सेना का बंदोबस्त अपनी सेना के लिए किया था। आइए कुछ डिटेल। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। देखिए जब स्थायी सेना रखी तो सीधी सी बात है उसे वेतन भी देना पड़ेगा। घोड़ा दागने, हुलिया लिखाने की प्रथा कठोरता से लागू किया। तो घोड़ा दागने की प्रथा भी किसमें शुरू करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। बलवन, देखिए बलवन की बात हो रही है यहाँ पर, इसने सिजदा पैबोस की प्रथा शुरू करवाई थी। याद रखेंगे, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू कराई थी हमारे यहाँ, बलवन ने। देखिए ये डिटेल याद रखनी होती है, ये डिटेल आपने कई बार देखी होगी परंतु याद नहीं है, और जब तक इसे याद नहीं कर लेते, अच्छे सा कंठस्थ नहीं कर लेते, तब तक बात बनेगी नहीं किसी भी कीमत पर। तो बलवन ने क्या करा, इसने सजदा और पैबोस की प्रथा को लागू करवाया था। बलवन लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। देखिए बलवन ने क्या किया, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार हुआ है कि लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला शासक कौन सा था, वो था बलवन। इसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, बलवन के। देखिए काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। इसने नवरोज प्रथा शुरू की थी। किसने, बलवन की ही बात हो रही है। बलवन ने क्या शुरू करा था, नवरोज प्रथा शुरू की थी। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधता धारण किया था। मतलब कि जो इल्तुतमिश था, इसने बगदाद के खलीफा से क्या धारण किया था, सुल्तान के पद की वैधता को धारण किया था। तो यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। देखेंगे फिलहाल आंसर क्या, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की बातचीत की। नेक्स्ट है, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो देखते हैं इन चारों में से क्या आंसर होगा। पहले कुछ डिटेल, बंगाल विभाजन जन विरोधी आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ये, बंगाल विभाजन। देखेंगे हमसे पूछा गया किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बताया गया है कि बंगाल विभाजन जन विरोधी आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन जन विरोधी आंदोलन के समय क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ, जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए यहां से बात बनती है कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी कौन थे, अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 1906 में जो मीटिंग हुई थी या अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी थे। उसमें क्या हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें किस चीज की मांग उठी थी, स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, 1905 में। इस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगाया गया। कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं जब आप एग्जाम में बैठेंगे या फिर कभी इनके क्वेश्चन आप देखेंगे
देखिए वीडियो को जब भी देखा करें पूरा देखा करें, कहीं किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो देख रहे हो पूरा देखेंगे तो वीडियो समझ में आएगा, है ना। आइए देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने। पहला क्वेश्चन, किस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ? तो हमें पता चला बंगाल विभाजन विरोध के समय यह आंदोलन हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बना कि 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था? कोलकाता में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। किस चीज की बात हुई थी? स्वदेशी की बात हुई थी। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, इससे पहले ही। इस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा भी लगाया गया था। कितनी सारी चीजें, कितनी सारी डिटेल यहाँ से हमें एक क्वेश्चन से मिल जाती है। और फिलहाल आंसर क्या है? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसके संबंध में कुछ डिटेल। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। आंसर पहले में ही है 1919। मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत बिना अपराध के जेल में किसी को भी बंद करना था। मतलब कि कहीं भी अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में है, 4 लोग खड़े हैं, तो उन्हें बिना किसी चीज के, बिना किसी वारंट के उन्हें उठाकर बंद कर दिया जाता था। यह था आपका 1919 का रोलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 379 निहत्तों पर भारतीयों की मृत्यु हुई थी। देखिए निहत्तों पर गोली चलाने के जनरल डायर ने आदेश दे दिए थे। यह सरकारी आंकड़ा बताता है, जबकि रियलिटी क्या थी? बहुत बड़ी अमाउंट में भारतीय मारे गए थे इसके अंदर। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा उस समय जो अंग्रेजों ने आपके सामने पेश किया था। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आंसर क्या है? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? डिटेल। 1967 से 1968 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है, या ये थे? देखिए भारत के हरित क्रांति के जनक अलग हैं और विश्व के अलग हैं। यहाँ पर हमने किसकी बात करी है? विश्व की बात करी, क्योंकि भारत के सभी को पता रहता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन थे। कौन सी क्रांति के? श्वेत क्रांति के। यहाँ से हमें पता चलता श्वेत क्रांति के कौन थे? वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति के कौन माने जाते हैं देश के स्तर पर, सॉरी विदेश विश्व के स्तर पर? नॉर्मन बोरलॉन्ग। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस खेती पर पड़ा? गेहूं की खेती पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिला। नेक्स्ट है, संघ संवत की शुरुआत किसने की थी? संघ संवत की शुरुआत किसने की थी? आइए कुछ डिटेल। कनिष्क ने 78 एडी में संघ संवत की शुरुआत कर दी थी। किसने शुरू कर दी थी प्यारे बच्चों? कनिष्क ने। भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। देखिए ये जो आपका शक संवत है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। भारत सरकार जिसका यूज करती है कैलेंडर का, वो कौन सा है? शक संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त संवत चलवाया था। अब देखिए याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त संवत चलवाया था। हर्षवर्धन ने 606 एडी में हर्ष संवत चलाया था। देख रहे कितने संवत चले हुए, पर मेन कौन सा है? कनिष्क संवत। उसे भारत सरकार प्रयोग में लाती है। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने चलवाया था? कनिष्क ने इसे चलवाया था। तो यहाँ से हमें काफी सारे क्वेश्चन एक बार फिर से पता चलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। और खैर आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। आपका दिन शुभ रहे।